सभी के बीच लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे स्वागत करती हूँ आगरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना संपूर्ण परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी कि आपने मुझे मंच पे आने का अवसर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद MS केसरी पब्लिकेशन का। हमारे सारे श्रोताओं को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल है। मैं आगरा जिले में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में, और 2009 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी इस डिपार्टमेंट में, और उससे पहले मैं मीडिया लाइन में काम किया करता था। न्यूज़ रीडिंग, एडिटिंग, ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल कंपेयर, और आगरा और दिल्ली के बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स में एंकरिंग जो था, ये मेरा शौक भी था और पेशा भी था। उसके बाद ज्वाइनिंग हुई तो टीचिंग डिपार्टमेंट में आ गए। तब से अब तक टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ, और इस वक्त कई सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और जितना हो सकता है उतना समाज के प्रति काम करते हैं। और जॉब तो है ही, और थोड़ा बहुत कविताएं लिखना शौक है, लेखन के क्षेत्र में आर्टिकल वगैरह लिखना, पेपर में भी छपते रहते हैं, मैगजीन्स में। बस यही छोटा सा परिचय है। आदरणीय, बहुत ही शानदार परिचय है और हमारे श्रोता भी आपको सुन के बहुत ही प्रेरित हुए हैं, और आप इस मन से जुड़े, हमारे इस इंटरव्यू के सत्र में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। तो हमारे श्रोता का पहला प्रश्न आ रहा है कि आप एक बेहतरीन शिक्षक के साथ एक बेहतरीन साहित्यकार भी हैं, तो आपको कब लगा कि आपको है ना कुछ लिखना चाहिए, और किस तरह से आपने साहित्य में अपना पहला कदम रखा? एक्चुअली मेरी मदर को कविताएं सुनना बहुत पसंद था। तो हाई स्कूल में थे हम, 8th या 9th के आसपास, तब कविताएं सुनने लगे थे। और उस वक्त काका हाथरसी जी, जो स्वर्गीय आदरणीय काका हाथरसी जी हैं, वो उस वक्त मतलब उन्हें ज़्यादा सुना करते थे। तो मैं हाई स्कूल में रहा हूँगा उस दौरान। तो काका हाथरसी को सुनते थे, उनकी तुकबंदी सुनते थे, और बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था। तो उस दौरान मैंने एक तुकबंदी लिखी थी, ये अभिनेता बनने चले परम मित्र के संग, और पहुंचे मुंबई धाम को, देखे वहां के रंग, देखे वहां के रंग, देखकर ग्लैमर दुनिया, और मन में जागा जोश, बनेंगे इनकी तनिया। वो ग्रामीण अंचल का वर्ड है, इनकी तनिया। और फुल कॉन्फिडेंस था कि बन जाएंगे नायक मारकर खलनायक को, और होगी करिश्मा साथ लास्ट में ब्याह लाने को। हो गए स्वप्न साकार, दीप आशा के जल गए, और हींग लगी ना फिटकरी, अभिनेता बन गए। हींग लगी ना फिटकरी, अभिनेता बन क्या गए। बात है। तो उस वक्त जो ये लिखा, उसको एक तुकबंदी के रूप में, साथ में फ्रेंड्स थे और भी लोग थे, तो काफी इसको एप्रिसिएशन मिला कि हाँ तुम लिख सकते हो। तो बस वहीं से थोड़ा सा कि लगा कि हाँ कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद फिर धीमे धीमे। बहुत ही शानदार आदरणीय। तो आप तो एक शिक्षक भी हैं, तो युवाओं के साथ तो आपका मिलना जुलना हमेशा होता है, बच्चों के साथ, जी, बच्चों के बीच में आप रहते हैं। तो आपको जी। क्या लगता है वर्तमान समय में कितने प्रतिशत युवा साहित्य में रुचि रखते हैं? अब युवा साहित्य में रुचि बहुत कम रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। और एक्चुअली रीडिंग हैबिट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मोस्टली युवा जी जो हैं वो रील्स बनाने की तरफ या और चीज़ों की तरफ, वो एक कहते हैं ना, वेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं, बेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो उस बिल्कुल। अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। साहित्य उसमें बहुत ही मिस हो गया है। मतलब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी, अगर मुश्किल से 4%, 3% ऐसे होंगे जिन्हें सुनना पसंद है, साहित्य की बात करना पसंद है, और वो समझते हैं कि वास्तव में ये है क्या। बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। काफी सारे युवा ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा रखते हैं, चाहे वो साहित्य हो या कला को लेके, लेकिन उनके जो गार्जियन हैं, उनके माता-पिता हैं, वो तैयार नहीं होते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भेजने के लिए। तो किस तरह से एक माँ-बाप को शिक्षित करना पड़ेगा, या उन्हें ऐसा समझाना पड़ेगा कि बच्चों को उनके अनुसार जिस फील्ड में उन्हें रुचि है, उसे भेजा जाए? इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए सरकार को या आम तौर पे एक इंसान को?
देखिए, प्रयास तो हम और आपको खुद ही को करने पड़ेंगे। सरकार हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। एक्चुअली कई बार होता क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब माँ-बाप कोई किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो ये देखते हैं जी, कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरी संतान जो है, वो इस चीज़ को करे ज़रूर। अब वहाँ एक बहुत बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा तो चाह रहा है कुछ और करना और माँ-बाप का प्रेशर है कि नहीं तुम्हें यही करना है, क्योंकि हमने सपना देखा है, हम नहीं कर पाए तो तुम जी, करोगे। तो ये थोपने वाली बात हो जाती है। तो वहाँ पे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन वो किस कंडीशन से गुज़र रहा होता है, ये बस वही जानता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मतलब ये है कि बच्चों की भी रुचि को समझना चाहिए कि आखिर उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आजकल इतने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अगर आप बेहतरी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा हो बड़ा नहीं होता है और वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएँ हैं। आजकल तो हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, यूट्यूब है, प्लेटफ़ॉर्म है, मंच है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी चीज़ें माँ-बाप को भी समझनी चाहिए और बाकी सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि जितनी पहले पुस्तकें बिकती थी, अब बाज़ारों में इसकी बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। देखिए, साहित्य कुछ जिसको साहित्य में रुचि है, हुँ, उसके हुँ। लिए तो साहित्य अच्छी हर जगह उपलब्ध है, वो ढूँढ लेता है। कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ राह। तो जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो प्लेटफ़ॉर्म मंच उस पे भी ढूँढ लेता है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, इसके अलावा बुक्स भी हैं, बुक्स के जो पुस्तक प्रेमी हैं वो आज भी बुक्स को खरीद रहे हैं। चाहे आप ऑनलाइन मँगाएँ, चाहे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ें, चाहे आप परचेज़ कर लें। और बहुत सारा साहित्य हमारे मोबाइल पर भी है। ऑनलाइन का जो फ़र्क पड़ा है वो मोस्टली बिज़नेसमैन इफ़ेक्ट हुआ है इससे, प्रभावित हुआ है बिज़नेसमैन और वो इसलिए प्रभावित हुआ है क्योंकि सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, है ना? और जो जी। बिज़नेसमैन है, वो शॉप पे बैठ के मक्खी मार रहा है और उसकी वाइफ़, हुँ, उसके बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो जो सामान आ रहा है वो ऑनलाइन आ रहा है, उसका बिज़नेस तो अपने आप ही ठप होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन साहित्य पे इस पे कोई इफ़ेक्ट इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि साहित्य तो ऐसी चीज़ है कि वो हर जगह जो जहाँ पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है और अच्छा भी साहित्य है, बुरा भी साहित्य है। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग एक श्रोता का प्रश्न लेते हैं। हिमांशु सर, आपके लिए एक प्रश्न है कि सर मैं लिखता अच्छा हूँ, लेकिन प्रस्तुति हम अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। मंच पे जी, जाने पे घबराहट होती है, इसके लिए क्या करें? तो सर इसका जवाब हमारे श्रोता को दीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जान सकता हूँ ये किस उम्र के हैं? ऐज? कृपया आप अपना उम्र भी लिख दीजिए। सर अभी 19 वर्ष के ही हैं, अभी युवा हैं यानी 19 वर्ष की, काफ़ी युवा बहुत हैं। अच्छा। मतलब सबसे लगी कि 19 वर्ष की उम्र में, जबकि आज हम टीन एज में देखते हैं कि लोग बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं और ऐसे समय पे अगर ये साहित्य की रुचि रखते हैं और इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल ही होगा। हुँ, हुँ। जी, तो मंच के लिए मंचीय प्रस्तुति के लिए पहली बात तो ये है कि आप किस शैली में लिखते हैं और जी, दूसरी चीज़ ये है कि आपको घबराहट जो होती है उसको दूर करने के लिए जो भी आपने पंक्तियाँ लिखी हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए लर्न और उसके हुँ, बाद आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और उसके सामने बोलिए। जब आप शीशे के सामने बोलेंगे तो आपको अपने हाव-भाव, अपने फेशियल इंप्रेशन और आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, वो खुद दिखाई देगा। छोटे-छोटे ग्रुप्स में अपने 2-4 फ्रेंड्स को सुनाइए, अपने क्लासरूम में सुनाइए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जी, आपको लगेंगी, जिसमें कुछ लोग तो आपको एप्रिशिएट करेंगे और कुछ लोग आपको हूट करेंगे। तो जब भी आप बोलें, तो आपको ये नहीं सोचना हुँ, चाहिए कि सामने कोई बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। आपको ये सोचना बिल्कुल, चाहिए कि ये लोग भई मैं इतना जानता हूँ तब मैं यहाँ तक आया, ठीक है ना? और किसी सही। पे भी उँगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसे भी आप खड़ा कर देंगे ना, तो वो नहीं बोल पाएगा। तो थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल। मिरर के सामने, शीशे के सामने प्रैक्टिस करना, छोटे-छोटे ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स या ऐसे लोगों के सामने जो आपसे थोड़े से बड़े हैं,
और जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी कमियों को दूर कर सकते हैं, आपको हूट नहीं करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, है ना? तो ऐसे लोगों के सामने आप 5-10 लोगों के सामने, फिर 20 लोगों के सामने धीमे-धीमे जब आप बोलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल आदरणीय, आपने जवाब दिया। तो उत्कर्ष जी, आप शीशे के सामने पढ़े, अपने ग्रुप बनाए छोटे-छोटे और उनके बीच में आप प्रस्तुति दे। उनके प्रोत्साहन से आपको एक ऊर्जा मिलेगी और आप यकीनन मंच पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुति देंगे। और हिमांशु सर ने बहुत ही बेहतरीन और सरल तरीके से आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। उम्मीद है आप सहमत। बहुत सारे सवाल है हिमांशु सर से। इसी के साथ ही मैं आदरणीय चाहूंगी कि एक प्रस्तुति हमारे मंच पे आप दें। जी, एक बहुत छोटी-सी रचना है जी। और वो ये है कि शादी के बाद सुबह विदा हो रही है एक लड़की की, वहाँ से एक छोटी-सी चीज़ कहने की कोशिश की है। और जैसा कि हम आज के परिवेश में माहौल देख रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि नीला ड्रम की घटना हुई और बहुत सारी घटनाएँ, उसके बाद वो केस आया जिसमें कि वो मर्डर किया था। घूमने गए थे, उस वहाँ पे मर्डर हुआ था। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए एक छोटी-सी रचना जो अभी कुछ वक़्त पहले लिखी है, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। जी, विदाई के स्वागत है। वक़्त विदाई के वक़्त एक माँ ने अपनी मुस्कुराती हुई 21वीं सदी की बेटी को समझाया। विदाई के वक़्त एक माँ ने मुस्कुराती हुई अपनी 21वीं सदी की बेटी को समझाया कि बेटी, दिखावे के लिए ही रो ले, बेटी दिखावे के लिए ही रो ले, आँसुओं से अपना दामन भिगो ले। माँ की बात सुन अल्ट्रा मॉडर्न युवती फिर मुस्कुराई। माँ की बात सुन अल्ट्रा मॉडर्न युवती फिर मुस्कुराई। इठलाती हुई बोली, मॉम, मेरे तो अब हंसने के दिन आए हैं। अरे रोएगा वो जिसने मेरे साथ साथ फेरे लगाए हैं, रोएगा वो जिसने मेरे साथ साथ फेरे लगाए हैं। क्या बात है। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आप अपनी बेहतरीन प्रस्तुति रखते हैं आदरणीय। प्रश्नों का अब सत्र शुरू हुआ है और हमारे कई सारे श्रोता आपसे प्रश्न पूछने के लिए बेचैन हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग उठाते हैं स्वागत। विवेक जी का। विवेक जी का जी। प्रश्न है कि आदरणीय, आप कई मंचों पर मन संचालन भी किए हैं और आकाशवाणी तक आप अपनी प्रस्तुति दिए हैं। तो वो जी। सफर आपने कैसे शुरू किया और आपको कभी घबराहट हुई? अगर हम भी वहां जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सफ़र कैसे शुरू किया, घबराहट हुई और हम भी जाना चाहते हैं। देखिए, घबराहट तो मुझे कभी नहीं हुई। अ, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये शौक था जी। और शौक ऐसे था कि जब एक बार नॉर्मली घर में अखबार पढ़ रहा था मैं, तो अखबार पढ़ते समय उसको टीवी पे न्यूज़ जिस तरीके से आती है, उस तरीके से बोलने लगा मज़ाक में। तो बाहर एक हमारे रूम था जिसमें दादाजी के फ्रेंड आए हुए थे, वो रुके हुए थे उस वक़्त। तो बोले कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रेडियो रेडियो कौन चला रहा है? रेडियो कौन चला रहा है? उन्होंने पूछा। जी। तो कहा कि किसी ने नहीं, मतलब कोई था, मदर थी या कोई भी था, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, रेडियो तो नहीं है। बोले कि न्यूज़ सुनाई दे रही है रेडियो पे। तो वो जो चीज़ एक पता चला, फिर उनको भी पता चला, तो उन्होंने काफ़ी उसको एप्रिशिएट किया कि अच्छी आवाज़ है। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं। तो वहाँ जब हमारा लोकल चैनल है आगरा में, वहाँ मैं गया तो वहाँ फर्स्ट डे से ही वॉइस ओवर मेरे ऑनलाइन होने लगे और उसके बाद न्यूज़ रीडिंग की। और इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो में जो आपने एक प्रश्न भी पूछा था इन्होंने कि हम कैसे पहुँच सकते हैं? देखिए, मैं जो पहुँचा था वो सबसे पहले मैंने एक टॉक लिखी थी। एक वार्ता होती है किसी भी टॉपिक पे जब आप आकाशवाणी में जाएँगे, तो वहाँ प्रोग्राम ऑफ़िसर जो होते हैं, उनसे आप मिलिए और वो किसी टॉपिक पे आपको लिख के लाने के लिए कहेंगे। उसपे एक 5-10 मिनट की वो टाइम भी बताएँगे कि इतने मिनट का हमको चाहिए। तो आप वो टॉक लिखिए और उनको दिखाइए। तो अगर वो 3 महीने में 1 बार होती है टॉक। अगर उनको पसंद आती है, तो वो निश्चित रूप से आपको टॉक के लिए मौका देंगे। और इसमें एक मेन बात आकाशवाणी में बोलने में ये ध्यान रखनी चाहिए, और वो तो हमें कहीं पर भी बोलने में ध्यान रखनी चाहिए कि जो उच्चारण होता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को श, स में प्रॉब्लम होती है ना? कहीं पे नुक्ता
लगना है, अब जैसे हम ताजमहल कहें तो हम उसे ताजमहल ही कहेंगे, लेकिन अगर हम मुमताज कहेंगे तो मुमताज बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे मुमताज और जा के नीचे नुक्ता आएगा। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि वहां पे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, रेडियो पे आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी आवाज ही आपके पर्सनैलिटी को शो कर रही है। तो इस तरीके से आकाशवाणी पे युववाणी कार्यक्रम आता है एक यूथ का, जो लोग नहीं जानते वो सुन भी सकते हैं, आकाशवाणी पे अभी भी आता है। उस युववाणी कार्यक्रम के लिए ऑडिशंस होते हैं, तो ये भी आपको प्रोग्राम ऑफिसर जो है वहाँ उन्हीं से पता चल जाएगा कि कब होते हैं, किस तरह होते हैं। तो वहाँ ऑडिशंस देके आप निश्चित रूप से युववाणी के लिए कैजुअल कंपेयरर बोलते हैं उसको, कैजुअल कंपेयरर हो सकते हैं। ये कि अगर ऐसे युवा निकल कर आए तो निश्चित रूप से ये जितनी भी फेसबुक पे रील्स हैं, वाहियात चीजें हैं, गलत टाइप के कंटेंट्स हैं जिनके पीछे आज का युवा भाग रहा है, मैं समझता हूँ कि ये काफी हद तक अपने आप कम हो जाएगी इनकी व्यूअरशिप, और हमारा एक समृद्ध और अच्छा समाज हमारे सामने आएगा। क्योंकि साहित्य से जुड़ा व्यक्ति जो होता है, मैं नहीं कहूंगा कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, वकील बनेगा, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। ये साहित्य की खूबी है। साहित्यकार बनने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? जी, अच्छे साहित्यकार बनने के लिए सबसे पहले तो हमें रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए, और जी दूसरी चीज ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम अच्छे साहित्यकार या उत्कृष्ट साहित्यकार बनना चाहते हैं तो बट नेचुरल सी बात है कि हमें उत्कृष्ट साहित्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि माफ कीजिएगा इस समय बहुत सारे साहित्य लिखा जा रहा है, और मैं ये कहूंगा कि किलो के भाव लिखा जा रहा है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी नहीं है। तो उस क्वालिटी के लिए हमें सबसे पहले अच्छे साहित्यकारों को पढ़ना पड़ेगा, उनके किस तरह वो व्यंग करते हैं। अगर मान लीजिए आप हास्य व्यंग में लिख रहे हैं तो आपको हास्य व्यंग के लिखने के लिए सबसे पहले तो अपने अंदर उत्साह और हास्य होना चाहिए, है ना, तभी तो हम कोई बात मजाक में कह पाएंगे। अगर हम ओज को लिख रहे हैं तो हमें जो वीर रस के बड़े बड़े कवि हुए हैं, हमें उनकी जो पुराने कवि हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो जिस शैली में, जिस रस में आप लिख रहे हैं, तो उस रस के बड़े बड़े साहित्यकार के साहित्य आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, लाइब्रेरी में भी मिल सकते हैं, और आप पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीद भी सकते हैं। लेकिन आप जो भी पढ़ें वो उत्कृष्ट लेवल का होना चाहिए, वो अच्छे दर्जे का होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, गुड कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप कई बार पढ़ते हैं तो आप लिखना सीख जाते हैं, और जब आप सुनते हैं तो आप बोलना सीख जाते हैं। बिल्कुल। तो आदरणीय, आप बहुत ही बेहतरीन रचना लिखते हैं। तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि कब आपकी एक कल पुस्तक आने वाली है? आप इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं और कब तक इन्हें पढ़ने को मिलने वाली है? इसकी भी कुछ जानकारी दीजिए। ये बड़ा कठिन काम है लिखना, मतलब पुस्तक लिखना, क्योंकि पुस्तक लिखने में बहुत सारी समय भी चाहिए। जी जी। लिखने को तो ये है कि लिख लिया एक कागज पे या एक डायरी पे कहीं लिख लिया, लेकिन उसके लिए उसे प्रिंट कराना, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करना, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं। तो उसके लिए मैं अभी दर्शकों से माफी चाहूंगा। मैं अभी इस क्षेत्र का छोटा विद्यार्थी हूँ, बड़ा साहित्यकार बिल्कुल भी नहीं हूँ, कोई गलतफहमी भी नहीं पालना चाहता। बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, तो अभी बस चलना सीखा है, और आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे। बिल्कुल, हम सभी चाहेंगे कि आपकी जल्द से जल्द एकल पुस्तक आए और आप पुनः इस मंच से जुड़कर अपने साक्षात्कार दें और आपकी बेहतरीन पुस्तक हमारे तमाम श्रोताओं को भी पढ़ने का सौभाग्य मिले। तो आदरणीय, इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि एक और बेहतरीन रचना हमारे तमाम श्रोताओं के लिए रखें आप इस मंच के माध्यम से। एक रचना है जो जिसका शीर्षक मैंने लिखा था गुम हो गए। जी। उसमें मोस्टली ये है कि जो पहले का जमाना था, पहले के लोग थे, जिस तरीके से त्योहार आते थे, लोगों में एक उत्साह होता था, एक एक महीने पहले से लोग उसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते थे। और अब जो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि हम मॉडर्न हो गए, ठीक है ना,
बहुत अच्छी हमने तरक्की कर ली, लेकिन उन पुरानी चीज़ों को हमने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर दिया, है ना? तो उस पे मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा लिख पाया हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कविता का शीर्षक है गुम हो गए। जी। होली, ओणम, ईद, दिवाली। होली, ओणम, ईद, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस गुम हो गए और बचपन के वो खेल पुराने, गुड्डे गुड़िया गुम हो गए। मोबाइल खुद हुआ आदमी। जैसा कि आजकल देखते हैं कि किसी का फ़ोन बजता है और वो लेके उसको दौड़ने लगता है। तो मोबाइल खुद हुआ आदमी, हँसी ठहाके गुम हो गए, कतरा-कतरा प्यार हो गया, बुड्ढे-बुढ़िया गुम हो गए। आजकल एकल परिवार आ गए हैं, तो आजकल बुजुर्गों को के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता है। तो कतरा-कतरा प्यार हो गया, बुड्ढे-बुढ़िया गुम हो गए और चौपालों के लदे जमाने, पीपल बरगद गुम हो गए, नट बाजीगर, पान की खटिया, घड़े सुराही गुम हो गए। पैंट शर्ट और जीन्स प्लाजो पैंट शर्ट और जीन्स प्लाजो, आंचल घूंघट गुम हो गए और राजनीति में राज रह गया, नियम नीति गुम हो गए। राजनीति में राज रह गया, नियम नीति गुम हो गए। थैंक यू। क्या बात है! आदरणीय, आपके पास तो शब्दों का भंडार है और जिस तरह से आप शब्दों का चयन करते हैं और इतनी बेहतरीन रचना लिखते हैं, इसका कोई राज भी है तो हमारे श्रोताओं। नहीं, इसका राज बस ये है, आप सबका आशीर्वाद है और मेरी मदर को इंटरेस्ट था कविताएं सुनने में और उनका आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद और कुछ अच्छा पढ़ने को मिला, तो जी। कोशिश की है कुछ अच्छा लिख पाऊँ। जी, आपसे बहुत ही खास बातचीत हुई और आपने हर प्रश्न का बहुत ही सरल तरीके से उत्तर दिया। अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो लगातार जी। आपको सुन रहे थे, आपके लिए प्रश्न लिख रहे थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाल कर मुझे झेला। और बाकी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छा लिख सकते हैं, आप भी अच्छा बोल सकते हैं और मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों में मेरे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो ये है कि बस अपना काम धीमे-धीमे करते रहिए और उम्मीद मत हारिए, लगे रहिए। निश्चित एक ना एक दिन सफलता आपकी चेरी बन के आपके कदम चूमेगी। जो किसी कवि की है, मैंने सुनी थी कि सितारों को आँखों में महफूज़ रखिए, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, और मुलाकात सर जल्द ही होगी क्योंकि हमारे श्रोता के साथ-साथ ये मंच भी आपकी एकल पुस्तक का इंतज़ार करेगा कि जल्दी आपकी एकल पुस्तक आए और आप पुनः इस मंच से जुड़े और अपने विचारों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। इसके लिए आप आज का हिमांशु जी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इस मंच पे पधारे और सभी श्रोताओं के प्रश्न का इतने बेहतरीन तरीके से आपने जवाब दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत और इसके धन्यवाद। साथ ही हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय दिया और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने प्रश्न किया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सत्र में थैंक एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। अभी आप सभी से मैं यू, यहीं पे लेती हूँ अलविदा। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।